नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। बच्चों, आज हम न्यायपालिका, न्याय और दंड व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुक्र ने कहा है कि एक राज्य का यह अनिवार्य दायित्व है कि वह राज्यों में व्यवस्थित न्याय की स्थापना करे। न्याय की प्रकृति है कि वह दुष्टों को दंड देकर अपमानित करे और सज्जनों के सम्मान और संपत्ति की रक्षा करे तथा उचित वितरण भी करे। यही राज्य का भी प्रमुख दायित्व है। शुक्र ने न्याय के संरचनात्मक और संगठनात्मक तथा प्रक्रियात्मक पक्षों का विस्तृत और सारगर्भित वर्णन किया है। शुक्र के अनुसार न्यायपालिका की दो शाखाएं। न्यायालय की प्रथम शाखा वे न्यायालय आते हैं जिनका निर्माण या उनके कार्य की सीमा स्थानीय संस्थाओं के रूप में की जाती है। न्यायपालिका और न्यायालय की द्वितीय शाखा में वे न्यायालय आते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य के नियंत्रण में रहते हैं। इन न्यायालयों के न्यायाधीश और अन्य कार्मिकों की नियुक्ति राज्य द्वारा करना निश्चित किया गया है। विशेष समय में न्यायिक निर्णय जूरी द्वारा संपन्न करने पर बल दिया गया है। उन्होंने राजा को संपूर्ण न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी और प्रमुख निर्णायक बताया है। विशेष तथ्य यह है कि राजा न्यायपालिका का मात्र औपचारिक अध्यक्ष है। शुक्र राजा से यह अपेक्षा करते हैं कि वह शास्त्रों के अनुसार एवं सभासदों से गहन परामर्श करके ही न्यायिक निर्णय करे। जब राजा शास्त्रों की अवहेलना करे या सभासदों से गहन परामर्श न करे तो यह न्यायिक रूप से गंभीर परिणाम माना जाता है। न्यायाधीशों को वर्गवार नियुक्ति पर शुक्र ने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय ब्राह्मणों को ही वरीयता दी जानी चाहिए। यदि न्यायाधीश पद पर कोई उपयुक्त ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो क्षत्रिय, वैश्य या आदि वर्ग के योग्य व्यक्ति को न्यायाधीश बना दिया जाना चाहिए, लेकिन शूद्र वर्ग के व्यक्ति को किसी भी स्थिति में न्यायिक पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। शुक्र ने न्यायाधीश पद की कुछ योग्यताओं का वर्णन किया है। एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वप्रथम ब्राह्मण हो, वेदों का ज्ञाता हो, इंद्रिय दमन की क्षमता से ओतप्रोत हो और निष्पक्ष प्रवृत्ति का हो, तत्पर प्रकृति से ओतप्रोत हो, क्रोध रहित तथा उद्योगों में रुचि रखने वाला हो, वही व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है। इस बात का निर्णय कि कौन न्यायाधीश बनेगा, कौन निर्णय कैसे लेगा, यह विशिष्ट तकनीकी ज्ञाता व विशिष्ट बौद्धिक प्रवृत्ति के लोग ही करेंगे। न्यायिक निकाय एवं अधिकारी, इसमें सभा ग्रंथ में न्याय सभा का वर्णन अनेकों संदर्भों में किया गया है। न्यायिक सभा का प्रमुख सभासद कहलाता है। इस सभा के संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक पक्षों का भी वर्णन किया है। दूसरा है मुख्य न्यायाधीश। शुक्र की मान्यता है कि सभासद, जूरी और मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक अधिकारी हैं और मुख्य न्यायाधीश इन सबसे प्रमुख और सर्वोच्च अधिकारी है। शुक्र का मत है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अलग और विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश और भिन्न न्यायाधीश दोनों ही सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी माने जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो विधि शास्त्र का सूक्ष्म ज्ञान रखते हों। इसके बाद में उन्होंने इसकी न्यायालय का जो संगठन है उसके बारे में बताया है और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि न्यायालय जो हो वह सभी दृष्टि से साधन संपन्न होना चाहिए, जिससे न्याय देने में न्यायाधीश को कोई कठिनाई ना हो। इसके बाद में दंड और अपराध के बारे में बताया है। शुक्र ने दंड और अपराधों पर व्यापक चर्चा की है। दंड का परिचय देते हुए वे बताते हैं कि 4 प्रकार के दंड दिए जाते हैं। इसमें है, उन्होंने दंड को धारण करने के लिए राजा को सदैव ही निष्पक्षता का पालन करना चाहिए। अपराधी गुरु को सदैव ही दंडित किया जाना चाहिए। दूसरा, दंड की मात्रा और प्रकृति का निर्धारण अपराध की प्रकृति के हिसाब से होना चाहिए। तीसरा, दंड की पालना करते समय न्यायिक अधिकारी को अपनी इच्छा, मनोवृत्ति और पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और चौथे नंबर पर, जब अपराधी का दोष सिद्ध हो जाए ऐसी स्थिति में ही दंड का निर्धारण करना चाहिए। फिर अपराध के बारे में बताया है। शुक्र ने 4 प्रकार के अपराधों की व्याख्या की है
और उनके अंतर स्पष्ट किए हैं। पहला है कायिक, शारीरिक आघात द्वारा किए जाने वाला अपराधों को कायिक कहा है। वाचिक, वह अपराध जो वाणी द्वारा या किसी को अपमानजनक वाणी के द्वारा किया जाता है। मानसिक, इस श्रेणी में मानसिक अपराध सम्मिलित हैं। यहाँ पर चाहे अपराध घटित नहीं हुआ हो, लेकिन सामने वाला का यह मन बना जाता है कि वह अपराध करने का मन बना लेगा। फिर है सांसर्गिक, जब कोई व्यक्ति किसी अपराधी के साथ रहता हो, अपराध के समय साथ रहता हो, वह अपराध भले ना हो करे, लेकिन अपराधी को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहायता प्रदान करता हो। इस प्रकार के अपराध को सांसर्गिक अपराध कहते हैं। इस प्रकार शुक्र ने अपराध और दंड के बारे में चर्चा की और इसके बाद में मैं आपको बच्चों वर्ण व्यवस्था के बारे में बताऊंगी जो इन्होंने बताई है। इसमें सामाजिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों का इन्होंने विभाजन किया है। साथ ही साथ इन्होंने इन वर्ण व्यवस्था के द्वारा पूरे राष्ट्र को समायोजित करने का प्रयास किया है। इसके बाद में मैं बच्चों परराष्ट्र संबंधों के बारे में आपको बताऊंगी। एक राज्य को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सफलतम संचालन करने के लक्ष्य से शुक्र ने परराष्ट्र नीति के बारे में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार के नियमों की स्थापना की है। परराष्ट्र नीति में उन्होंने उपाय बताए हैं और वो उपाय हैं 4। शुक्र ने शत्रु राजा को अपने वश में करने के लिए एक राजा को अनेक उपाय बताए और कहा कि राजा को इन उपायों का सहारा लेना चाहिए। शुक्र के शब्दों में जिस प्रकार राजा का द्वारा सर्प, हाथी और सिंह को अपने वश में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार एक राजा को अपने मित्र और शत्रु दोनों को ही उपाय द्वारा अपने वश में कर लेना चाहिए। 4 उपाय बताएं। साम शब्द का प्रयोग यहाँ पर मित्र और शत्रु दोनों के लिए किया गया है। उन्होंने एक राजा अपने मित्र से यह कहे कि तुम्हारे समकक्ष समान जैसा अपने मित्र से नहीं दूसरा कोई नहीं है, तो हम दोनों को परस्पर एक दूसरे के अहित का विचार नहीं करते हुए एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ये सभी विचार समानता की अभिव्यक्ति करते हैं। यानी साम का अभिप्राय शत्रु हो या मित्र, दोनों को ही साम की तकनीक अपनानी चाहिए। दाम या दान, दान शब्द का प्रयोग यहाँ पर मित्र और शत्रु दोनों के लिए किया गया है। जब एक राजा मित्र से दान की बात करता है तो वह कहता है कि जीवन सहित मेरी सभी वस्तुएं तुम्हारी हैं। जब एक राजा शत्रु के साथ दान की तकनीक का प्रयोग करता है तब वह शत्रु राजा को वर्ष भर में थोड़ा सा कर देकर अपने और उस गांव को दान करके उसकी योग्यता अनुसार कुछ दान देकर उसे संतुष्ट करता है। भेद, तीसरे नंबर पर शुक्र ने वेद का प्रयोग भी शत्रु और मित्र दोनों ही राज्यों को संदर्भ में किया है। एक राजा जब अपने मित्र के सामने अन्य मित्र के गुणों की प्रशंसा करता है, इसका अभिप्राय है कि वह भेद का मित्रवत प्रयोग कर रहा है। जब एक राजा शत्रु के साथ भेद का प्रयोग करता है तब वह शत्रु को सभी साधनों से हीन बना देता है। चौथे नंबर पर दंड, शुक्र ने दंड का प्रयोग भी मित्र और शत्रु दो राज्यों के संदर्भ में किया है। जब एक राजा अपने मित्र से कहे कि यदि तुम ऐसा करोगे या ऐसा हो तो मैं तुमसे मित्रता नहीं रखूंगा, ये मित्र हेतु दंड है। जब एक राजा अपने शत्रु राज्य को डाकुओं से परेशान करवाए, धन धान्य को क्षतिग्रसित करे, उसके देश देखे, उसके सेना, उसकी जनता को उग्र रूप से भयभीत करे, युद्ध के समय उसे बाधा पहुंचाए, तो ये सभी जो प्रवृत्तियां हैं वह शत्रु के रूप में दंड की नीति का प्रयोग किया जाता है। शुक्र ने चारों उपायों की क्रमबद्धता का वर्णन करते हुए कहा कि एक राजा को अपने शत्रु के प्रति सर्वप्रथम साम नीति का प्रयोग करना चाहिए। साम नीति से कार्य सिद्धि न हो तो दान का प्रयोग करें। दान अपने लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। यदि दोनों ही नहीं हो तो तीनों उपायों की सिद्धि ना हो तो अंतिम विकल्प के रूप में ही दंड का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में जो दूसरा उन्होंने भाग बताया वो है क्षण गुण नीति, यानी 6 लक्षणों वाली नीति। इसके जो 6 लक्षण हैं उसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, आश्रय और द्वैधी भाव है। तो संधि से बच्चों अभिप्राय है मित्रता से है। शुक्र ने कहा कि जब किसी समझौते द्वारा
शक्तिशाली शत्रु निश्चित रूप से मित्र बन जाए, ऐसी स्थिति को संधि कहलाती है। यह संधि प्रत्येक शक्तिशाली शत्रु से संभव नहीं है और ऐसा ही निर्देश ग्रंथ में भी दिया गया है। संधि उचित अवसर पर योग्य पक्षों द्वारा ही करनी चाहिए। शुक्र ने कहा है, जब कोई अपने से अधिक शक्तिशाली राज्य आक्रमण करे और राज्य उसका किसी भी स्थिति में प्रतिकार नहीं कर सके, तो ऐसी आपत्ति में पड़ा हुआ राज्य अपने अच्छे समय की प्रतीक्षा करता हुआ संधि कर ले। उनकी मान्यता है कि राजा को अपने पार्श्ववर्ती अनार्य राजा से भी संधि कर लेनी चाहिए। विग्रह का अभिप्राय है शत्रु राज्य को पीड़ित करना है। शुक्र ने कहा कि जब एक राजा शत्रु राज्य को पीड़ित करे या उसे अपने अधीनस्थ बना ले, इस प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। विग्रह की घोषणा राजा को मंत्रियों के साथ गहन रूप से विचार विमर्श करने के पश्चात सामूहिक रूप से करनी चाहिए। इसके बाद में यान का अभिप्राय युद्ध या चढ़ाई से है। शत्रु ने कहा कि जब एक राजा अपनी इच्छा की पूर्ति करने हेतु शत्रु राज्य का नाश करे तो लक्ष्य से युद्ध या चढ़ाई करता है, तो उसे यान कहते हैं। फिर आसन का अभिप्राय मानसिक रूप से युद्ध के अवसर की प्रतीक्षा करना। आश्रय का अभिप्राय किसी शक्तिशाली राजा की शरण में जाना। जब एक शक्तिहीन राजा किसी शक्तिशाली राजा की शरण प्राप्त करके अपनी शक्ति में वृद्धि करता है, इस प्रक्रिया को आश्रय कहते हैं। फिर द्वैधी भाव है, छठा पॉइंट। जब एक राजा शत्रु राज्य की सेना, जनता और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों में फूट डाल दे और वहाँ लोगों में भेदभाव पैदा कर दे, ऐसी स्थिति को द्वैधी भाव कहा जाता है। तो बच्चों, आज ये हमारा शुक्र का जो अध्याय है, फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है, वो मैंने आपके साथ में पूरा शेयर किया है। आप इस सभी का अध्ययन गहराई से करें और आज के साथ व्याख्यान में इतना ही।